ठीक है। देखो पिछले वाले के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, हम देख रहे थे कि एल्काइल हैलाइड्स जो है वो किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोर्शन था वो हमने देख लिया था। हमने देख लिया था कि भाई एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसके अंदर अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाऊँ तो ये कैसे हो जाता है, ये जो रिएक्शन होती है वो होती है RNU + X-, ठीक है ना। मतलब जो X ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन कर लिया गया है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, ठीक है ना, और एक नया कंपाउंड बन चुका है जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना वो हमने पहले भी देखी थी कि भाई ये चीज़ दो तरीके से हो सकती है ना। इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोले सब्स्टिट्यूशन। पहली बात ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ये ना दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक हमने पढ़ लिया था जो पिछली बार, वो था SN2। अब हम देखने वाले हैं भैया SN1 के बारे में बातें कि SN1 किस तरीके से होती है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि SN1 जनरली इज कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में की जाती है। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और पोलर प्रोटिक ही क्यों चाहिए। देखो प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों चाहिए, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करवाता है किसको, स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। तो इसके अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। हेंस हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट, जो अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन। अब पोलर क्यों चाहिए भाई, नॉन पोलर से ही काम चल जाता। ऐसा पोलर ही क्यों लिया, पोलर इसलिए लिया क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें RX के बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है ना। तो जितना पोलर होगा ना तुम्हारा मीडियम, RX का बॉन्ड उतना ईजिली टूट जाएगा, ठीक है ना। मतलब तुम्हारा जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो एक्चुअली क्या करेगा, वो एक्चुअली इस RX को अपने करस्पॉन्डिंग आयंस के अंदर टूटने में हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से टूटने में हेल्प करेगा। अब जैसे ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो एक सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी जो मीडियम होता है, उस पर्टिकुलर मीडियम का जो पोलर प्रोटिक मीडियम होता है उसका कुछ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। जैसे मान लो वाटर के बारे में अगर हम एग्जाम्पल लें तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आता है उसकी वैल्यू आती है 81। तो तुम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि भाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक ऐसी पैरामीटर है, या तुम ऐसा समझ लो कि एक ऐसी वैल्यू है जो तुम्हें ये बताती है कि कोई भी मीडियम कितना इजीली एक पर्टिकुलर कंपाउंड को या एक पर्टिकुलर स्पीशीज को उसके रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना। हायर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर विल बी द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू इट्स आयंस, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि SN1 रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं पोलर, और पोलर के साथ में कौन सा, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर क्यों चाहिए, क्योंकि पोलर होगा तभी तो वो तोड़ पाएगा उसको, क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव आयंस में। और प्रोटिक क्यों चाहिए, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन को क्या करता है, स्टेबलाइज करवाता है, ठीक है। तब यहाँ पे एक रिएक्शन को हमने एज एन एग्जाम्पल ले रखा है। वो बोलता है कि द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद हाइड्रोक्साइड आयन yields tertiary butyl alcohol and follows the first order kinetics, that is the rate of reaction depends only on the concentration of one reactant, ठीक है ना। अब ये इसको हम क्या समझेंगे, SN1 रिएक्शन को। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इसने क्या है, एक एग्जाम्पल ले रखा है ना। हम उसी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसने एक एग्जाम्पल ले रखा है CH3 होल थ्राइस CBr, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराई हुई है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में। तो ये क्या बनाता है, CH3 होल थ्राइस कार्बन, और अब की बार Br की जगह कौन हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। और Br किसकी तरह काम करेगा, Br काम करेगा लीविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। और ये जो OH माइनस है वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH प्लस Br माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ना ये 2 स्टेप में होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन होती है ये, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन कैसे है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि स्टेप 1 के बारे में बात करूँ मैं, तो स्टेप 1 इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जनरेशन ऑफ CC। कि भाई CC बनता कैसे है, कार्बोकेटाइन बनता कैसे है, वो देखते हैं। देखो भाई, अगर मान लो मैं तुम्हें दे दूं कि ये कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जो तुम्हारा स्टेप 1 है इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जहाँ पे तुम्हारा कार्बन है ऐसे, यहाँ पर तुम्हारे पास में मिथाइल है, ठीक है, ये दूसरा मिथाइल है, ये तीसरा मिथाइल है, और तुम्हारा ना इस कार्बन और Br का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं ट्रांजिशन स्टेट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो ट्रांजिशन स्टेट NCERT में नहीं बनाई गई है। देखो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाई गई है, ठीक है, बट हम बना रहे हैं, ठीक है ना। क्यों बना रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि अभी मैं तुम्हें ना इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमने GOC में पढ़ लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसे कि कैसा दिखेगा। तो इसीलिए मेरे को ट्रांजिशन स्टेट बनाना जरूरी है।
अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो एक्चुअली क्या है, तुम जानते ही हो कि भाई ये चीज़ कैसी होती है, हाइपोथेटिकल होती है, ये रियल नहीं है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 50% बॉन्ड कार्बन और Br के बीच में बना हुआ है और 50% बॉन्ड जो है वो टूटा हुआ है। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से बना हुआ है, ना ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है। तो अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यही कार्बन आइटम प्लेनर स्ट्रक्चर को अटेन कर लेगा, ठीक है। तो सपोज ये कुछ इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक p ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेगी। समझ में आ गया। अब देखो तुम्हारे पास में p ऑर्बिटल है, तुम ऐसे समझना कि ये जो CH3 है ना, ये CH3, ये और ये वाला CH3 और ये चीज़, ये पूरा एक प्लेन में है, ठीक है ना, ये पूरा प्लेन में है। और ये जो p ऑर्बिटल है, ये उस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तुम्हें पता आना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इसका मैं यूज़ लूँगा आगे, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर को समझ लेना, ये तीनों CH3, ये और ये तीनों CH3 एक प्लेन में, और जिस प्लेन में वो है ना, ये p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये किस क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मैं यूज़ लूँगा अभी आगे, ठीक। चलो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस रिएक्शन को SN1 क्यों कहा जाता है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये कैसा होता है, ये उसका होता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप या तुम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हो, ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हो, ठीक है। अब इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये स्टेप कैसा है, ये स्लो स्टेप है, तो तुम इसकी काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम SN1 के अंदर बात करते हैं तो हमारे लिए जो फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर तुम एक कार्बोकेटायन का जनरेशन करते हो, वो तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है या फिर वो स्लो स्टेप कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है भाई इसको SN1 क्यों बोला, है ना। देखो SN1 इसलिए बोला, इस ट्रांजिशन स्टेट को देखो, तुम इस ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि यार पहली बात तो ध्यान रखना कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे जो हम यूनिमोलिकुलर लिख रहे हैं ना, वो इसी स्टेप से हम डिफाइन करेंगे, बताओ इस स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट में, जिसको मैंने डबल डैगर से डिनोट कर रखा है, उसके अंदर तुम्हें किसका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, OH माइनस का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है या इसका कैरेक्टर दिखाई दे रखा है, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड का दिखा रखा है या OH माइनस का कैरेक्टर दिखा रखा है। तुम्हें पता है कि इसमें OH माइनस का कैरेक्टर नहीं है, जैसा हमने पिछली बार किया था, है ना। SN2 में तो क्या हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर तुम्हारे सबस्ट्रेट का भी कैरेक्टर आ रहा था और न्यूक्लियोफाइल का भी कैरेक्टर आ रहा था। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर केवल और केवल एल्काइल हैलाइड का कैरेक्टर दिख रहा है, तो हेंस हम लोग इसको क्या बोलते हैं, SN1। 1 क्या है, 1 ये डिनोट कर रहा है कि ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर केवल और केवल सबस्ट्रेट का कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। कई लोगों को ये कहानी पता नहीं होती है, वो बस ऐसे ध्यान रख लेते हैं कि ठीक है भाई ये यूनिमोलिकुलर है और पिछली वाली जो है वो बायोमोलिकुलर थी, ठीक है। चलो तो यहाँ से हमें कुछ एक कंसेप्ट समझ में आ गए, हमें समझ में आ गया कि भाई हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, उस एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बना लिया है, कार्बोकेटायन बना लिया। फिर हमारे पास में ये स्लो स्टेप होती है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन का जनरेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लिख लेना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, रीअरेंजमेंट कैन अकर। अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट कराने की तो तुम रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, क्योंकि कार्बोकेटायन जहाँ भी बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये तुमने देखा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होता है अटैक ऑफ OH माइनस, कि मतलब तुम्हारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। अब वो कैसे अटैक करेगा वो देखो, मान लो कि मैंने तुम्हारा बना दिया, ये मैंने बनाया तुम्हारे पास में एक कार्बोकेटायन जो तुम बना रखे थे, ठीक है ना, ये वो कार्बोकेटायन है, तो ये उसका p ऑर्बिटल होगा, है ना। अब तुम ऐसा समझो कि ये चीज़ प्लेनर है, ये CH3 ग्रुप्स जो है ना वो एक प्लेन में सब के सब, ये CH3 ग्रुप्स प्लेन में। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर तुम्हारे पास में 2 लोब्स हैं, एक लोब ऊपर है एक लोब नीचे है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर मान लो इसमें OH माइनस का अटैक कराओ तो तुम OH माइनस का अटैक यहाँ भी करा सकते हो, 50% अटैक यहाँ होगा और 50% अटैक यहाँ होगा। क्यों होगा 50% अटैक ऊपर और 50% अटैक नीचे, क्योंकि देखो भाई ये ऐसा समझो कि एक प्लेन था जिस प्लेन में 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, उस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 लोब्स हैं और दोनों लोब्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो तुम 50% ऊपर 50% नीचे भी अटैक करोगे ना भाई, तुम किसी कॉइन को फ्लिप करते हो, कॉइन को फ्लिप करने के बाद में 2 ही तो पॉसिबिलिटी है कि तुम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो
दोनों के आने की पॉसिबिलिटी सेम है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है। तो हेंस हम लोग क्या बोलते हैं कि 50% अटैक ऊपर होगा, 50% अटैक नीचे होगा। तो मान लो मैं इसको दिखाऊं तो मैं कैसे दिखा सकता हूं कि मान लो OH ऊपर लग गया तो ये तीनों जो CH3 ग्रुप हैं वो कैसे आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो यही अटैक नीचे की तरफ होता तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखा सकता था कि भाई OH यहाँ आ जाएगा, CH3, ये वाला CH3 और ये वाला CH3। तो ये इस तरीके से जो है अटैक जो है वो हो सकता है। अब ये वाला जो स्टेप होता है ना, एक्चुअली वो हमारा कैसा होता है, वो फास्ट स्टेप होता है। ये बात ध्यान रखना, ये स्लो स्टेप नहीं है, ये हमारा फास्ट स्टेप होता है। हम इस स्टेप से कभी भी काइनेटिक्स की स्टडी नहीं करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या बनता है बताओ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बनता है CC। तो ये CC जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, मोर स्टेबल द CC, उस रिएक्शन की या उस सबस्ट्रेट की SN1 दिखाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या वो इजीली SN1 दिखा पाएगा, ठीक है ना। मोर स्टेबल द CC, SN1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। क्यों? अगर बाकी कंडीशंस भी सही हैं तो SN1 रिएक्शन वहाँ दिखाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जैसे मान लो अगर मैं इस सबस्ट्रेट को लेके चलूँ, तो मुझे पता है कि यार इस एल्काइल हैलाइड में से अगर मैं Br को निकालता हूँ, इस Br को मैं निकालता हूँ तो मुझे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलता है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। ये स्टेबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ और नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस का अटैक हुआ और तुमने ये प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। बस सिंपल सी कहानी है, यही होती है हमारी SN1 रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं लिखवा चुका हूँ ऊपर। मैंने ये बता दिया है कि भैया 2 स्टेप रिएक्शन होती है, एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो जरूरी है वो ये ध्यान रखने लायक है कि भाई इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और जो स्लो स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है या वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तीसरी चीज़, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड स्टेप में ये है कि भैया ऊपर नीचे किसी भी लोब पे तुम अटैक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है ना, अगर तुम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखो इस रिएक्शन का, ठीक है ना। अगर तुम स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना चाहो तो जैसे SN2 में हमने देखा था, SN2 में क्या देखते हैं हम लोग कि भाई इसमें बैक साइड अटैक हो रहा था SN2 में। तो SN2 में हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। पर मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन ले लूँ जहाँ पे मेरे पास में ये A बना है, ये A लगाए यहाँ B लगाए और यहाँ पर C लगा हुआ है और C की जगह D लिख लेते हैं इसको। ये A B D लगा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारे पास में X लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम ये समझ लो कि A B और D, लेट अस अज्यूम कि A B D कोई ऐसे ग्रुप हैं कि ये कार्बोकेटाइन जो बने तो वो स्टेबलाइज्ड रहे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इसमें से X माइनस को रिलीज़ कराया, तो मैं X माइनस को रिलीज़ कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई बताओ, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा होगा, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में D और ये क्या नाम से हमारी p ऑर्बिटल आ जाएगी। अब ये p ऑर्बिटल है ना, ये ध्यान रखना ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। कौन से प्लेन के? जिस प्लेन में A, B और D लाई कर रहे हैं ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये। तो ये आ गई तुम्हारी, क्या कहते हैं, ये प्लेन आ गया, ठीक है ना। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, p ऑर्बिटल पड़ी हुई है। तो अब देखो क्या होगा, जब ये तो तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है ना। स्टेप 2 के अंदर देखना क्या होगा। देखो जब स्टेप 2 में तुम अटैक करवाओगे ना तो कुछ ऐसा होने वाला है कि ये कार्बन है, ये तुम्हारे पास में D है, ये तुम्हारे पास में A है और ये आ गया तुम्हारे पास में B और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर प्लेन में क्या दी हुई है, एक p ऑर्बिटल दे दी है। तो अब अगर मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, मान लो सपोज मैंने किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दिया, तो वो न्यूक्लियोफाइल ऊपर भी अटैक कर सकता है, नीचे भी अटैक कर सकता है। 50% अटैक होगा ऊपर, 50% अटैक होगा कहाँ, नीचे, ठीक है। तो जब तुम अटैक करवाओगे ना तो तुम्हें क्या मिलेगा वो समझो। देखो ये कार्बन है, ऊपर की तरफ तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, ये A, ये B और ये हो गया तुम्हारे पास में D, ठीक है। अब ये कार्बन जो है ना वो एक कायरल कार्बन है। क्यों है वो कायरल कार्बन? क्योंकि चारों वैलेंसी अलग हैं, A, B, D और यहाँ पे NU लगा हुआ है। चारों वैलेंसी अलग हैं, चारों वैलेंसी अलग हैं तो इसका मतलब कायरल सेंटर होगा। ये तो कौन सा प्रोडक्ट हुआ, जब मैंने A पाथ से अटैक कराया। A पाथ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब मान लो कि मैंने B पाथ से अटैक करवा दिया। B पाथ कौन सा है, जब मैं नीचे वाले से अटैक करवा रहा हूँ, मतलब इधर से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, देखो कार्बन यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में A, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में B और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में D। तो तुम्हें क्या मिल रहा है कि अभी भी ये कायरल सेंटर है, ठीक है ना। तो अगर अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो दोनों का जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है, वो अलग आएगा। तो अगर मान लो ये R आ रहा था तो ये S होगा, सपोज दैट। मुझे नहीं पता कि वो R है या S है, मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया कि अगर एक का R आ रहा होगा ना, एक लोब से अटैक करने पे R वाला प्रोडक्ट मिलता है तो दूसरे लोब से अटैक करने वाले पे डेफिनेटली मुझे S मिलेगा। अब देखो तुमने क्या कहा, 50% अटैक हुआ था A से, 50% अटैक हुआ था B से। इसका मतलब आधा आधा बन रहा है दोनों,
आधा आर बन रहा है और आधा एस बन रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब 1:1 मोलर रेशो में कोई प्रोडक्ट बने, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोई प्रोडक्ट जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो बने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई SN1 रिएक्शन के अंदर रेसेमाइजेशन प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है ना। SN2 में तो क्या हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा था, और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रहा था, और SN1 में हम लोगों को क्या देखने को मिला है, रेसेमाइजेशन देखने को मिला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ, अब ये रेसेमाइजेशन तभी हो सकता है जब ये चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। अगर ये चारों ग्रुप सेम है ना तो उसमें रेसेमाइजेशन नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि वो कायरल सेंटर नहीं बनेगा। भाई ऊपर वाले केस में आ जाओ, बताओ ना, 50% ये बन रहा था, 50% ये बन रहा था, पर ये कायरल सेंटर ही नहीं है कि नहीं। भाई तुम इसको कायरल सेंटर थोड़ी बोल सकते हो, ये कायरल सेंटर नहीं है। अगर ये कायरल सेंटर नहीं है तो डेफिनेटली इसमें रेसेमाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। रेसेमाइजेशन कब होगा, नीचे वाले केस में होगा, जब चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग हो जाएं, ठीक। चलो ये कहानी हमें समझ में आ गई इसकी SN1 की। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यही सब चीज़ें उसने यहाँ पर लिख रखी है। उसने बोल दिया कि भैया SN1 में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कैसा होता है, स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप होता है। स्टेप 1 इज स्लोएस्ट एंड रिवर्सिबल, जिसमें क्या नाम से कार्बन ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है ना, जिससे एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन है ना प्रोटिक सॉल्वेंट का, वो सॉल्वेशन करता है तुम्हारे हैलाइड आयन का, ठीक है। अब देखो, सिंस द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका मतलब SN1 क्योंकि रिएक्शन है ये, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट होगी, वो रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, केवल और केवल डिपेंडेंट होगी अपने एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगी, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन थी। हमने देख भी लिया था कि ट्रांजिशन स्टेट में केवल और केवल एल्काइल हैलाइड का कैरेक्टर था, न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें पता ही है कि भाई जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 जो है वो भग जाएगी, उतनी तेज बनेगी। ये हमने लिख लिया ऊपर, ठीक है। और क्योंकि SN1 क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हेंस जो रिएक्टिविटी आएगी, अगर हम रिएक्टिविटी देखें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्योंकि सबसे जल्दी बनता है ना, और 2 डिग्री का मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा या मोर स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उससे कम होगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, सबसे खराब होगा। अब देखो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन किससे रहा था, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN1 के टर्म्स में सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और एज कम्पेयर टू 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो तुम ये समझ लो कि मतलब एक तरीके से एकदम नॉन रिएक्टिव ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो एक्चुअली बन किससे रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी हमें समझ में आनी चाहिए कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि भैया अगर तुम SN2 के अंदर देखो, SN2 रिएक्शन में देखो, तो SN2 में तो क्या है कि इसकी सबसे फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पे लीस्ट हिंडरेंस है, जबकि SN1 देखें तो SN1 में इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी टर्शरी हैलाइड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा, स्टेबल CC बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबल CC नहीं बनता CH3X के अंदर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो SN1 रिएक्शन के लिए एक तरीके से नॉन रिएक्टिव रहता है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने तुम्हें ना जब ये स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने तुम्हें बता दिया था कि 2-3 नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक मैंने तुम्हें बोला था, एक मैंने बोला था विनाइल, ठीक है ना, एक मैंने विनाइल बोला था और एक मैंने बोला था एराइल, ठीक है ना। मैंने बता दिया था कि इन दोनों के जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और एक होता है एलाइल और एक होता है बेंजाइल, ठीक है ना। इन दोनों के जो कार्बोकेटाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इनका कार्बोकेटाइन बन जाए तो ये कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब जैसे ही ये बन जाएंगे ना तो समझ जाना कि SN1 रिएक्शन वहाँ पे रिलेटिवली फास्ट हो जाएगी, मतलब SN1 रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर कार्बोकेटाइन बना हुआ है तो देखो जैसे कि ये वाला जो फर्स्ट वाला ले रखा है हमने वो क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन कहलाएगा, ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटाइन कहलाएगा। तुम जानते हो कि भाई इसके अंदर तुम्हें ये और ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। फिर सिमिलरली अगर तुम बेंजाइलिक देखोगे तो बेंजाइलिक ये वाला कहलाने वाला है, बेंजाइलिक जो हैलाइड होगा वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का जनरेशन करेगा SN1 के अंदर।
तो उसके हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी तुम्हें ना पता होनी चाहिए, ठीक है, ये कहानी पता होनी चाहिए कि भाई अगर कहीं पर भी मेरा कार्बोकेटन स्टेबलाइज हो रहा है तो वहाँ पर मैं कार्बोकेटन बनाऊंगा और कार्बोकेटन बना करके उसके ऊपर अटैक करवा दूंगा। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ रहा हूँ कि जो रेट है SN1 रिएक्शन के अंदर जो रेट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, RX के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो क्या अगर मैं X को चेंज करता जाऊँ तो क्या रेट पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भाई तुम कुछ सोचो ना, स्टेप 1 में तुम क्या करते हो, स्टेप 1 में तुम RX का बॉन्ड ही तो तोड़ते हो। भाई RX का ये बॉन्ड बना हुआ था, तुम इसको तोड़ रहे थे, ये तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या किया, इसको R+ और X- में तोड़ दिया। तो जितनी जल्दी R+ और X- का बॉन्ड टूटेगा ना उतनी ज़्यादा रेट हो जाएगी, मतलब रेट क्या हो जाएगी, उतनी बढ़ जाएगी। तो तुम बताओ कब ये बॉन्ड सबसे अच्छी तरीके से टूटेगा या कब ये जल्दी टूटेगा? जब बॉन्ड एनर्जी क्या हो, कम हो। या बॉन्ड एनर्जी कम कब होगी? बॉन्ड एनर्जी तब होगी जब साइज मिसमैच ज़्यादा होगा। साइज मिसमैच कब ज़्यादा होगा? जब नीचे की तरफ जाने पे, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पे साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो साइज मिसमैच बढ़ जाएगा, हेंस बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि RI का बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, हेंस वो डायरेक्टली रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। सॉरी, तुम ये बोल सकते हो क्योंकि RI का बॉन्ड सबसे अच्छी तरीके से टूट जाएगा, हेंस हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर SN1 जो होगी वो फास्ट होगी। अब देखो उसने क्या किया है, उसने R को फिक्स कर रखा है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक्चुअली SN1 दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तुम्हारा हेलोजन कौन सा जोड़ा है इस पर भी डिपेंडेंट है, और कौन सा एल्काइल ग्रुप है इस पर भी डिपेंडेंट है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने एक तो मिथाइल फ्लोराइड ले लिया और एक ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। नहीं, तुम दोनों चेंज कर दे रहे हो, दोनों को चेंज नहीं कर सकते। मतलब हमें या तो R को फिक्स रखना है और X को चेंज करना है, या हमें X को फिक्स रखना है और R को चेंज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने R को कर दिया फिक्स, है ना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हेलोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और X को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज, ठीक है। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे कि हम ये देख सकते थे कि R को चेंज करने पे किस तरीके से रेट चेंज होगी। तो उस केस में क्या होता है, को R को मैं करता चेंज और X को मैं कर देता फिक्स। तो उस केस में मुझे R को फिक्स करना पड़ता, वरना मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता कभी भी। चलो यहाँ तक की कहानी आई होप तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 10.6 के बारे में। देखो ये क्या बोलता है, इसने तुम्हें एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब तुमसे पूछ लिया कि भाई बताओ कि विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, कौन SN2 जल्दी देगा। भाई तुम ऐसा है, एक बात बताओ, जब तुम्हें SN2 रिएक्शन करनी होती है तो तुम क्या करते हो, इस कार्बन एटम पे अटैक करते हो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। उस कार्बन एटम पे अटैक करोगे तभी तो SN2 होगी। भाई कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पे अटैक करेगा। बताओ उसको हिंडरेंस कहाँ ज़्यादा मिलेगा? सीधी सी बात है, उसको हिंडरेंस इस वाले केस में ज़्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है वो 2 डिग्री है और ये वाला जो कार्बन एटम है वो 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री में क्योंकि हिंडरेंस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब SN2 से अटैक कौन अच्छे से करेगा, ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, इट इज़ अ प्राइमरी हैलाइड देयरफॉर अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये वाले की रिएक्टिविटी फास्टर होगी। अब तुम्हें दे दिया है ये दोनों केस और तुमसे पूछ लिया कि भाई बताओ किसके अंदर रिएक्टिविटी फास्ट होगी, SN2 में। तुम जानते हो भाई लीविंग ग्रुप जितना अच्छे लीव करेगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। तो तुम्हें पता है कि यार RI का बॉन्ड कैसा होता है, वीक होगा, RCl का बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, तो RI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। हेंस हम लोग बोलेंगे कि SN2 जो है वो फर्स्ट वाले के अंदर ज़्यादा होगी, और मतलब ज़्यादा फास्ट होगी, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगी, कम। देखो यही लिखा हुआ है वहाँ पे, आयोडीन इज अ बेटर लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इट विल बी रिलीज एट अ फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। कहानी बहुत आसान है, SN2 चेक करना है तो तुम क्या चेक कर सकते हो कि भाई हेलोजन या तो जल्दी भागे, और या फिर तुम्हारी जो साइट है जिस पे तुम अटैक करने वाले हो उस पर ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो, ठीक है ना, लेस सब्स्टिट्यूटेड रहे वो,